अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी साहब, एक बार फिर पाकिस्तान का मामला सारी दुनिया के सामने रख दिया गया है और तकरीबन पाकिस्तान को दरपेश सभी पहलुओं का उस एक ख़त में अहाता किया गया है जो बकौल टेलीग्राफ के उन्हें मौसूल हुआ है बानी पीटीआई इमरान खान साहब की तरफ से। अब ये ख़त जेल से वहाँ कैसे पहुँच जाता है, इस बारे में रावी खामोश है। और इससे पहले द इकोनॉमिस्ट में इलेक्शन से पहले जब एक लेटर, एक मजमून छपा था तो उसके बारे में कहा गया था कि ये एआई के थ्रू लिखवाया गया है। लेकिन अब ये ख़त कैसे पहुँचा, इस पे अब लकीर पीटते रहेंगे। लेकिन हमने देखना ये है कि उसमें उन्होंने बातें कैसी की हैं। द इकोनॉमिस्ट के मजमून से ज़रा मुख्तलिफ है ये मजमून, क्योंकि उसमें उन्होंने डायरेक्ट इल्ज़ामात आयद किए हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे कि अगर उन्हें कुछ हुआ या उनकी अहलिया को कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौजी क़यादत होगी। और ये कह रहे हैं वो कि अब इनके पास, क्योंकि उन्होंने सारे रास्ते, सारे हरबे आजमा लिए हैं इस्टेब्लिशमेंट ने, तो अब एक ही रास्ता रह गया है कि मुझे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन मैं किसी खौफ में नहीं हूँ, क्योंकि मैं ग़ुलामी पर मौत को तरजीह दूँगा। ये टाइटल भी है इस ख़त का। अब सवाल यह है कि हम पिछले 2-3 हफ्तों से एक हलचल सुन रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी हाथ आगे बढ़ा रहे हैं बातचीत के लिए, उधर से भी पॉजिटिव जवाब आ रहा है। 3 नाम तजवीज़ किए जा रहे हैं। ये और बात आज इमरान खान साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो 3 नाम 3 जमातों के अलावा बाकी सबसे बात करेंगे। लेकिन बैरिस्टर गौहर खान और बाकी लोग, सभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कहते हैं हम सारी सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन ये है कि एट द सेम टाइम मुल्क में बात हो रही है बैकडोर चैनल से 3 लोग जी मुतहरिक हैं और वो शराइत और तजावीज़ सामने ला रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाए जा सकें, सियासी जमातों से बातचीत हो सके। बट टेलीग्राफ में एक मजमून छपता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसी पुराने बयानिए को आगे लेकर चलता है। क्वेश्चन ये है कि क्या इमरान खान साहब अब भी उसी डायरेक्शन पर चल रहे हैं और जो उनका बाहर बयानिया चल रहा है वो सिर्फ एक डिफ्लेक्शन है? देखिए, मैं क्या क्या के थक गया हूँ कि सियासतदान जो होते हैं वो, उनका एक फ़लसफ़ा होता है, टॉक टॉक फाइट फाइट। मैंने बहुत दफ़ा कहा है ये, टॉक टॉक फाइट फाइट। रियासतों के दरमियान भी जब मुज़ाकरात होते हैं तो फाइटिंग कोई नहीं छोड़ देता है, टॉक साथ चलती है और फाइटिंग भी साथ चलती है, क्योंकि वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। अगर आप फाइटिंग ना करें तो आपकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर आप सिर्फ फाइटिंग करें तो रास्ते बंद हो जाते हैं, तो रास्ते खुलते हैं तो जाके बात आगे बढ़ती है। तो ये एक असूल है सियासत का, खा वो डोमेस्टिक सियासत हो या इंटरनेशनल सियासत हो। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, बहुत हिस्टोरिक, कि जब वियतनाम के अंदर जंग चल रही थी और अमेरिका बमबारी कर रहा था, 1970s की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक़्त पेरिस के अंदर वियतनामीज़ की और अमेरिकनों की पीस टॉक्स चल रही थी। और उधर वो बमबारी कर रहे थे और मार रहे थे इन थाउजेंड्स, और उधर वियट कॉन्ग जो थे वो रेजिस्टेंस कर रहे थे और वो भी लड़ाई कर रहे थे। तो ये टॉक टॉक फाइट फाइट चलती है। अब यहाँ भी खान साहब का भी यही फ़लसफ़ा है, टॉक टॉक फाइट फाइट। अपनी तरफ से वो फाइट करना चाहते हैं, और वो क्योंकि उनका बयानिया फाइट का है जी, मगर उन्हें पता है कि इसी बयानिए की वजह से फाइट प्योर फाइट टॉक टॉक नहीं की उन्होंने, तो यहाँ पहुँच गए हैं। तो इसलिए वो, अब उन्होंने अपने बंदों को कहा हुआ है कि आप अगर आप खोल सकते हैं कोई रास्ते तो खोलें। अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये एक किस्म का प्रेशर टैक्टिक होता है। अब आप अगर जिस तरीके से वो प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक इंतहा हो गई है इसमें। उन्होंने कोई रास्ता छोड़ा नहीं। अब वो पहले वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात करते थे, नहीं, पहले वो बात करते थे इस्टेब्लिशमेंट की, फिर उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ ऐड कर दिया उसमें, और अब उन्होंने ये कह दिया है कि अंडर द डायरेक्ट गाइडेंस ऑफ द आर्मी चीफ, और नाम लिया है जनरल साहब का जी, 2 बार। तो उसके बाद तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, क्योंकि अगर आपने सारी बात मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और उससे पहले आपने वाज़ेह कर दिया कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है ये साहब की इस्टेब्लिशमेंट है, तो उन्होंने तो अटैक कर दी ना डायरेक्ट। तो इन्होंने अप कर दी है, जैसे कहते हैं ना, लेवल अप कर दिया है। और पहली बात। दूसरी बात ये कि लेवल अप सिर्फ ये नहीं हुआ
कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट गाइडेड बाय आसिम मुनीर। फिर उन्होंने आगे जाके ये भी कह दिया जी कि अगर खुदा ना ख्वास्ता मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो मैं आई विल होल्ड डायरेक्टली होल्ड एक नाम, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया, डायरेक्ट नाम ले लिया उन्होंने। तो और ज़्यादा अप हो गया जी। अब जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो 2 मजमून उनके नाम पे छपे हैं जी ये कहाँ छपे हैं, और दोनों मजमून में उन्होंने पहले मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और अब और आगे बढ़ गए हैं। ये पहले लंदन इकोनॉमिस्ट में छपा जी और अब जाके लंदन की डेली टेलीग्राफ में जी। छपा। अब ये दोनों जो अखबार हैं, इकोनॉमिस्ट भी और टेलीग्राफ भी, ये राइट विंग अखबार हैं, ये कंजर्वेटिव पार्टी के अखबार हैं, ये लेबर पार्टी के अखबार नहीं हैं। एक दूसरी बात ये है कि इकोनॉमिस्ट थोड़ा छुप के चलता है जी। और डेली टेलीग्राफ तो ओपनली एंटी पैलेस्टीनियन और प्रो इसराइल और प्रो जायनिज्म है। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि खान साहब के मजमून जो छप रहे हैं वो राइट विंग अखबारों में छप रहे हैं। तो अब ये क्यों ऐसी बात है कि वो कंजर्वेटिव पार्टी के जो लोग हैं, ये जो राइट विंग ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट है, वो खान साहब को सपोर्ट कर रही है। अच्छा, अब वहाँ मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा बिकॉज खान साहब के जो ब्रदर इन लॉ हैं वो भी कंजर्वेटिव पार्टी में हैं जी जी। और उनके बहुत से तल्लुकात हैं विद द स्टेट ऑफ इज़राइल। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने फिर जैसे उन्होंने वहाँ राइट विंग डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छे तल्लुकात बनाए थे अमेरिका में, इसी तरीके के साथ यहाँ भी वो राइट विंग में यूके के अंदर राइट विंग में वो तल्लुकात उन्होंने बनाए हैं। अब वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि ज़्यादातर जो पाकिस्तान अफवाज के जो तल्लुकात हैं विद द अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट एंड विद द ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट, वो राइट विंग अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट और राइट विंग ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट। सो दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड। तो इसलिए उनको ये इस बात का एहसास है कि अगर किसी ने पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डालना है तो राइट विंग अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट विच इज़ द पेंटागन एंड द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एंड डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ, और इस तरफ द कंजर्वेटिव पार्टी एंड दीज पेपर्स लाइक द इकोनॉमिस्ट एंड लाइक दिस। तो मैं ये समझता हूँ दिस इज़ अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। ये इसमें ज़ाहिर है उनको किसी ने समझाया ये सारी बात और इसलिए वो उन्होंने ये प्लेटफॉर्म्स लिए हैं और उनका यही मौक़िफ़ है कि जितना ज़्यादा प्रेशर मैं डालूँगा उतनी ज़्यादा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक्सपोज होगी यहाँ की और उसके ऊपर प्रेशर आएगा फ्रॉम द इंटरनेशनल राइट विंग मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। क्योंकि खान साहब इज़ ट्राइंग टू वू, उनके साथ रब्ता रखना चाह रहे हैं। उनको पता है कि अगर कोई लिबरल इस्टेब्लिशमेंट हो तो वो शायद खान साहब को सपोर्ट नहीं करेगी, राइट विंग इस्टेब्लिशमेंट शायद खान साहब को सपोर्ट करे। तो इस किस्म की सियासत है बट टॉक फाइट। खान साहब इस जो कहते हैं ना कि बिल्कुल ऊपर ले जा रहे हैं, ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि, और प्रेशर किस बात का? 2 बातें, एक ये कि इलेक्शन करवाएं, दूसरा ये मुझे जेल से निकालें। और आज आपने देख ही लिया कि वो जो एक रिटायर्ड जनरल साहब हैं उन्होंने भी जो प्रपोजल फ्लोट की है रेकन्सिलिएशन की, उसके अंदर क्या है, मोटा पॉइंट ये है कि जी ये 2 साल के बाद इलेक्शन करा लें। बिल्कुल 2 साल में आप इलेक्शन करा लें। अब 2 साल क्यों, 1 साल क्यों नहीं, 3 साल क्यों नहीं? क्योंकि 2 साल रहते हैं जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन के लिए या रिटायरमेंट के लिए। ओके, सो दिस इज, तो इसलिए ये 2 साल वाली बात जो है इसकी अहमियत बन जाती है। तो ये सब चीज़ें लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। तो खान साहब एक स्ट्रेटजी के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो बाकी लोग जो हैं, एक तरफ उन्होंने 3 मेंबर कमेटी भी बना दी है कि इन तीनों, ये 3 में से कोई भी बात करे मुझे कोई इतराज़ नहीं है। गंडापुर साहब हैं, उमर अयूब हैं और शिबली फराज साहब हैं। मगर अब एक और चौथा मोहरा जो है वो भी कूद गया है, वो है फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब भी बाहर आ गए और अब उनकी ये कोशिश होगी कि ये तीनों के पत्ते काट के वो कोई रास्ता निकालें खान साहब के लिए, ताकि खान साहब उनके लिए रास्ता निकालें, वो वापस पीटीआई में आ जाए। क्योंकि फवाद चौधरी के खिलाफ काफ़ी पीटीआई के अंदर रिजेंटमेंट है, पहले भी थी और अब तो ज़्यादा है, बिकॉज वो समझते हैं कोई डील करके ये बाहर आए हैं। तो इसलिए और फवाद चौधरी साहब थोड़े बहुत हाथ पैर मार रहे हैं। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात की है, उनसे ये पूछा गया कि कोई डील होने जा रही है, आप चाहेंगे कोई डील हो जाए बिटवीन इमरान खान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, तो और क्या आप उनसे डील करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, डील वील कोई नहीं होनी, हमने एंगेजमेंट करनी है। उन लफ्ज़ इस्तेमाल किया एंगेजमेंट, हमने एंगेजमेंट करनी है, मतलब बातचीत शुरू करनी है, हम कोई डील नहीं करेंगे। तो एक तरफ वो एनआरओ मांग रहे हैं बेसिकली, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हम तो एंगेज होना चाह रहे हैं, रास्ते बातचीत करना चाह रहे हैं, बातचीत पे क्या हर्ज है, डील हम नहीं करेंगे। तो इसका ये मतलब है कि एक तरफ नो डील
ठीक है। दूसरी तरफ ये है कि एंगेजमेंट से मुराद ये हमारे लिए रास्ता खोलें, मगर हमारी टर्म्स पे खोलें, और वो टर्म्स जो हैं वो एक रिटायर्ड जनरल साहब ने आपके आगे रख दी हैं कि जी 2 साल के अंदर ये हुकूमत जाए और एक इलेक्शन हो जाए। हाँ, लेकिन इमरान खान साहब ने डयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मैंने किसी को कोई टास्क, किसी रिटायर्ड को कोई टास्क नहीं जाहिर सौंपा। है डायरेक्ट तो कभी भी नहीं देते, ओहो। और आपको पता ही है जो राइट विंग मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट रिटायरमेंट में है, हाँ। उसमें मैं समझता हूँ 80% लोग जो हैं वो खान साहब के साथ हैं। तो वो तो आपने देख ही लिया जिस तरीके से पिछले महीनों में जो कैंपेन चली थी ऑफ रिटायर्ड आर्मी पर्सनल। जी बिल्कुल। ये पाकिस्तान में भी और आउटसाइड पाकिस्तान, अभी भी सबसे बड़ी लॉबी जो है वो आउटसाइड पाकिस्तान बैठी है। हाँ। जो कि वहाँ से बैठ के ये चला रही है पूरी कैंपेन। तो ये कोई इट्स ऑल पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रो इमरान खान लॉबी। ओके, पार्ट ऑफ अ डिज़ाइन। उसी डिज़ाइन का किसी डिज़ाइन का जिक्र इमरान खान साहब ने भी किया, और जो बात आप कर रहे हैं सेठ साहब, हामिद खान साहब ने भी एक इंटरव्यू में वही बात की है कि जब बहुत ज़्यादा दबाव होता है तभी इस्टेब्लिशमेंट बात करने के लिए मजबूर होती है, और अगर हुक्मरान इत्तेहाद हुकूमत छोड़ दे तो ही बात हो सकती है। यानी जितना आपका एनालिसिस था वो हामिद खान साहब ये कह रहे हैं जी, तो कह रहे हैं कि प्रेशर जितना ज़्यादा डालें वो अच्छा है। तो अब मेरा सवाल ये है कि इससे पहले आप बता चुके कि, सॉरी टू कट यू, इससे पहले आप बता चुके कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नो इंटरेस्ट, नो लिफ्ट। इस तरह के मजमून के बाद क्या इस्टेब्लिशमेंट दबाव में आएगी? मैं ये समझता हूँ कि प्रेशर तो आएगा, डायरेक्टली कभी भी इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करेगी, मगर अब जब इस किस्म के आइडियाज़ फ्लोट होने शुरू हो गए हैं ये जनरल लोधी रिटायर्ड कहते हैं कि जी मैंने तो पहुंचा दी आपने प्रपोजल्स, मगर कुछ जवाब नहीं मुझे मिला। उनको मिल गया मगर जवाब नहीं मिला। मैं नहीं समझता कि कोई फॉर्मल जवाब मिलेगा उनको। मैं आज पेशेंट गोई करता हूँ कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलेगा उनको, मगर ये ज़रूर है कि जवाब मिलेगा किसी और किस्म का। अब वो क्या होगा वो आई रादर नॉट गो देयर, वो तो फिर खुद ही वो फैसला करेंगे उन्होंने क्या जवाब देना है। मगर देखिए ना जवाब देना भी तो जवाब होता है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, बोलना और साइलेंट रहना दोनों जवाब होते हैं। साइलेंस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन। याद है आपको DGISPR की ये ट्वीट? बिल्कुल। तो साइलेंस इज गोल्डन, समटाइम्स साइलेंस इज वेरी लाउड। तो ये लाउड साइलेंस ना हो जाए। मुझे जो बात दिलचस्प लगती है कि एक सीजन्ड जर्नलिस्ट ने ये बात उठाई है, और उन्होंने ये बात यहाँ तक उठाई कि अब फ्रंट पेज पे अखबारों के आनी शुरू हो गई है और डिस्कशन में आनी शुरू हो गई है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते आपने जिक्र किया था और मैंने एक ही सेंटेंस में इसको रिजेक्ट कर दिया था, याद है कि जी ये कौन लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं, इसकी कहीं बात बनेगी या नहीं बनेगी। मैंने कोई बात नहीं बनेगी। तो वो पिछले हफ्ते और आज इस हफ्ते फ्रंट पेज की न्यूज़ बननी शुरू हो गई है और उसके ऊपर तबसरे होने शुरू हो गए हैं। तो इसके पीछे भी तो कोई चीज़ होगी ना। क्या ये हमदर्दियाँ हैं खान साहब के साथ, या एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो एक माहौल बना हुआ है इस मुल्क के अंदर, ये उसका ये रिफ्लेक्शन है, या लोग ये जेन्युइनली परेशान हैं कि इस मुल्क के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हल निकलने चाहिए और ये जो इस किस्म का जो डेडलॉक है उसको ब्रेक करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर ये मिक्स्ड इमोशंस हैं। ये मुहिब्बुल वतनी का भी ये एक इजहार है कि ये जो क्राइसिस है इसको किसी तरीके से रिजॉल्व किया जाए। मगर प्रॉब्लम जो आ रही है ये क्यों आसानी से रिजॉल्व नहीं होगी, वो इसीलिए नहीं होगी क्योंकि खान साहब ने बहुत सख्त पोजीशन इख्तियार की हुई है और खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड भी बड़ा सख्त है। इसलिए मैं, और जो आजकल के जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है उन्होंने भी एक सख्त रवैया इख्तियार किया हुआ है। मेरा ये मौक़िफ़ है कि या इन दोनों में से ये नहीं होगा कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट खान साहब के साथ बैठ के कोई मुज़ाकरात करे, क्योंकि खान साहब के डिमांड्स आर कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल टू दिस इस्टेब्लिशमेंट। तो या तो इस इस्टेब्लिशमेंट में तब्दीली आए या खान साहब जो हैं वो अपना मौक़िफ़ जो है वो जेन्युइनली चेंज करें और कन्विंस करें कि उन्होंने चेंज किया है। मगर ये एक क्राइसिस डेफिनेटली है। आपने देखा कि इस ख़त के अंदर उन्होंने IMF को भी लताड़ा जी। और वो बिल्कुल वो कह रहे हैं कि जब तक ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलेगी मईशत नहीं ग्रो करेगी। तो वो ये इशारा है उन लोगों की तरफ जो लोग यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। SIFC का इज़ हेडेड बाय द आर्मी चीफ, राइट। तो वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की और मईशत को चलाने की, और पटरी से उतर चुकी है उसको वापस वहाँ लाने की। और खान साहब जो हैं दुनिया को ये कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट मत करें, यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और जब तक ये नहीं हल होगी ये मुल्क स्टेबल नहीं होगा और इकॉनमी रिवाइव नहीं होगी। तो आप देख लीजिए ना कि किस लेवल पर ये कॉन्फ्रंटेशन जो है वो चली गई है कि पाकिस्तान की जो एक्चुअली जो नेशनल इंटरेस्ट में जो इश्यूज़ हैं उसको भी खान साहब चैलेंज कर रहे हैं। यस। और ये कि वो जो 6 जजेस का ख़त है
उसको भी उन्होंने इस ख़त में मेंशन किया। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनकी माजूरी का भी जिक्र किया है कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर पाए अभी तक। तो उन पे भी प्रेशर आ गया ना जी। तो जवाब आपने कहा उधर से तो नहीं आएगा, तो इधर से आएगा जुडिशरी से। जी। मेरा ख्याल है कुछ महीना पहले मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान की जुडिशरी अंडर बहुत प्रेशर है, और मैंने ये भी कहा था कि 70% से ज़्यादा, ये एक आर्बिट्ररी फिगर है बट मेरा एक इम्प्रेशन है कि ये जुडिशरी जो है ये भी प्रो पीटीआई है। और इसलिए क्योंकि बहुत अवाम जो है वो इस वक्त बड़ी प्रो पीटीआई है, तो ये एक इशू बना हुआ है। अच्छा। और जजेस जब घर जाते हैं तो उनके बेटे बेटियां जो है वो सारे ही जो है मेरा ख्याल है प्रो पीटीआई है। यानी जजेस पे पब्लिक सेंटिमेंट का असर होता है। बिल्कुल होता है, एब्सोल्युटली होता है। और मेरा ख्याल है वो अभी भी है और वो ख़त्म नहीं होगा। और खान साहब की यही कोशिश है कि एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट, उन दोनों को ऊपर प्रेशर रखा जाए। तो इन सब चीज़ों के होते हुए अब इसमें एक एक चीज़ को उन्होंने इवन के ईस्ट पाकिस्तान को भी डिस्कस किया, एक्स प्लेटफॉर्म पे बैन का भी उन्होंने जिक्र कर दिया, फिर जुडिशरी की मजबूरियों का भी उन्होंने बता दिया, फिर टेररिज्म का भी जिक्र कर दिया, फिर यूएस के जो स्टेट डिपार्टमेंट की ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस के हवाले से रिपोर्ट है उसको भी मेंशन कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जब हमने नून लीग और पीपल्स पार्टी का रवैया देखा कि वो कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं, अब इस तरह के इसे बोलेंगे बाउंसर के बाद कि आप किसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कत्ल की कोशिश की जा रही है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज अब भी इंगेज करेंगी? पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि हम खान साहब के साथ एंगेज करना चाहते हैं। खान साहब कह रहे हैं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपके साथ, आप तो पपेट्स हैं, मैं तो जो मालिक है उनके साथ बात करना चाहूँगा ना, क्योंकि मैं भी एक मालिक हूँ, वो भी एक मालिक है, मैं अवाम का मालिक हूँ, आप सारी रियासत के मालिक हैं, तुसी कौन हो? वो नाइदर है ना देर, आपको तो उठा के लगा के वहाँ खड़ा कर बिठा दिया। और भूल गए हैं कि आप भी ऐसे ही आए थे, इसी इस्टेब्लिशमेंट ने आपको कहीं से उठा के बैठा दिया था। तो अब आप कह रहे हैं कि वो कहते हैं द बूट इज़ ऑन द अदर फुट। तो खान साहब मेरा ख्याल है कि ये वैसे इशू बहुत सीरियस है और इसको रेजोल्यूशन के बगैर बड़े मसले बनेंगे। अब कैसे रिजॉल्व होगा, खान साहब पीछे हटेंगे या एस्टैब्लिशमेंट पीछे हटेगी, या हालात ही ऐसे बन जाएंगे किसी न किसी वजह से कि किसी एक को पीछे हटना पड़ेगा। तो सर साहब, इससे पहले भी जब मोहतरमा बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक लेटर लिखकर अपने लाइफ थ्रेट से आगाह किया था, एक ईमेल के थ्रू 4 नाम मेंशन किए थे, वो फिर बाद में मुल्क आई तो वो शहीद भी हो गई। जब इस तरह से एक वर्ल्ड क्लास लीडर अपने लाइफ थ्रेट्स के बारे में बताता है तो कितना सीरियस इन खदशात को लेना चाहिए? लेना तो चाहिए, मुझे लिया नहीं जाता। मोहतरमा ने तो 4 नाम लिए थे, चारों नाम जो हैं उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया और चारों धंधना रहे हैं बाहर बैठ के और किसी किस्म की उनके ऊपर दाग नहीं लगा और ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं हुई। हालांकि उनमें से कम 1-2 एक्टर्स जो थे वो तो मुशर्रफ की रेजीम के साथ बड़े क्लोजली रिलेटेड थे, तो इसलिए मेरा ख्याल है ये लोग इन चीज़ों को ज़रा इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, स्पेशली अगर रियासत के साथ उनका कोई ताल्लुक हो। आपको नहीं लगता कि हुकूमत को चाहिए? सिर्फ ये कह दूं कि देखिए ना, केसेस तो चले थे ना जी, बनाए गए थे मर्डर केस, कहाँ गया? पूछ लीजिए ज़रदारी साहब को, स्कॉटलैंड यार्ड तक आई, कहाँ गया? ज़रदारी साहब को पूछे वो केसेस का क्या हुआ जो मोहतरमा के मर्डर के ऊपर बने थे। याद भी नहीं किसी को कि केस हुआ, क्या हुआ, वो अभी तक पड़ा हुआ है या कोई कंक्लूजन निकली या नहीं निकली, क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ, कुछ नहीं पता चला। हो सकता है आज से 40-50 साल बाद कोई रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट जाए और भुट्टो रेफरेंस जैसा ही कोई फैसला, फिर भी ये नहीं पता चलेगा। अलबत्ता ये कोई फैसला आ सकता है कि हाँ जी उसमें फलाने का हाथ था, ये कभी नहीं पता चलेगा। वो तो तालिबान ने, बैतुल्ला मसूद ने कहा था कि मैंने किया है, बात वहीं ख़त्म हो गई थी। अब वो कैसे किया, कि किसने फैसिलिटेट किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया नहीं बनाया गया एंड सो ऑन, तो बहुत से सवाल रह गए थे और वो रह ही जाएंगे। ठीक है, मेरे भी कुछ सवाल इससे रिलेटेड रह गए, लेकिन ब्रेक का कहा जा रहा है, हम वापस आके बात को आगे बढ़ाते हैं। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। अच्छा, क्वेश्चन जो है वो है बड़ा इंटरेस्टिंग, अमेरिकन इलेक्शन से रिलेटेड। मुझे उससे ये बात भी याद आ गई कि एयर बेसिस का द इकोनॉमिस्ट वाले मजमून में भी जिक्र किया खान साहब ने, और अब फिर इस लेटर में कर दिया। ये उनको खबर कौन देता है जिसको दफ्तर खारजा की तरदीद करनी पड़ती है कि भाई ऐसा कुछ नहीं? नहीं, देखिए खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ना। अच्छा, तो ये बातें तो उनके ज़माने में भी होती होंगी ना। हाँ। तो उनको तो पता है एजेंडा के ऊपर आइटम्स कौन से थे बिटवीन US पाक।
ओके। तो खान साहब नोज कि डिस्कशंस जारी थी। मैंने भी अपने एक प्रोग्राम में जिक्र किया था, पसंद नहीं आई मेरी बात कहीं, मगर खान साहब को पता है कि ये आइटम एजेंडा आइटम था। अब वो सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये इन्होंने कंसीड कर दिया या नहीं किया, क्योंकि उस वक्त तो ये बातें चल रही थी, कंसीड नहीं किया था। मगर मेरा नहीं ख्याल अभी भी कंसीड किया है, मगर मेरा ख्याल है खान साहब को पता है कुछ बातों का। कमजोरी का वो कहते हैं ना, दुखती रग शायद वो छेड़ के ना आइडिया तो हो जाता है खत पढ़ने के बाद। लेकिन एहसन साहब पूछना क्या चाह रहे हैं जी? आने वाले अमेरिकन इलेक्शंस में जहां हमें ये लग रहा है कि शायद ट्रंप को बाइडन पर बतरी हासिल है, सबकत हासिल है, अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो उसके मुहर्रिकात पाकिस्तान पर क्या होंगे और दूसरे रीजन्स पे क्या होंगे, और जो यूक्रेन रशिया वॉर है क्या वो किसी अंजाम की जानिब जा सकेगी? हाँ जी, ऐसे है कि ट्रंप जीत जाते हैं, हाँ बिल्कुल 50-50 चल रहा है इस वक्त, तो ट्रंप जीत सकते हैं, मगर श्योर नहीं है। मेरा ख्याल एक आध स्टेट में ये फ़ैसला होगा कि कौन जीता है और कौन हारता है। अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो आप सोचिए कि ट्रंप ने वही काम करना है जो वो पहले करते रहे। अब वो क्या कर रहे थे पहले और अब क्या करेंगे? एक तो वो नेटो की एक्सपेंशन के ख़िलाफ़ है। वो समझते हैं कि यूरोप को खुद पैसे अब अपनी डिफेंस के लिए पैसे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये सारे का सारा बोझ जो है ये अमेरिका को नहीं उठाना चाहिए। तो एक तो ये, और यूरोप इस बात को पसंद नहीं करता। वो तो कहते हैं जी अमेरिकन ट्रूप्स भी यहाँ बेस्ड हों, सारा नेटो को अमेरिका ही चलाए और हमारी डिफेंस जो है वो सारी की सारी अमेरिका ही करे, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी मईशत जो है वो काफ़ी कमज़ोर है कंपेयर टू दी अमेरिकन, और वो समझते हैं कि वो इतने बड़े ज़्यादा पैसे डिफेंस के लिए नहीं दे सकते, इसलिए वो नेटो के अंदर रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अमेरिका नेटो को स्ट्रॉन्ग रखे। मगर ट्रंप का ये मौक़िफ़ है कि नहीं, अब वक्त आ गया कि यूरोप जो है वो अपनी डिफेंस का खुद फैसला करे, और कुछ नहीं तो नेटो सारा का सारा ख़र्चा अमेरिका को नहीं उठाना पड़े, ये ख़ुद भी कंट्रीब्यूट करें अपनी डिफेंस के लिए। पहली बात तो एक तो ये कि अमेरिका यूरोप रिलेशंस जो है वो और टेंस हो जाएंगे। नंबर 2, वो नहीं समझते कि रशिया पोजेज अ बिग थ्रेट। वो पेंटागन और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ख़िलाफ़ हैं। उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि ये हमारी अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ये हर जगह पे चाहती है कि रेजीम चेंज हो, जंग हो, ताकि इनके बजट्स बढ़ें और कमीशंस बढ़ें और ये अपने टेंटिकल्स जो है सारी दुनिया में फैलाएं। ट्रंप समझता है कि हमें उसको डोमेस्टिक इकॉनमी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और वो थोड़ा सा आइसोलेशनिस्ट है जिसे कहते हैं। वो समझता है कि अमेरिका ने बहुत बड़ा अपना एक्सटर्नल रोल किया हुआ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो घर में तवज्जो देनी चाहिए और घर में अपलिफ्ट करनी चाहिए, और ये जो जंगजू किस्म की जो रियासत बनी हुई है अमेरिका की, इसको कमज़ोर करना चाहिए। मगर साथ साथ वो इमिग्रेशन के भी ख़िलाफ़ हैं, स्पेशली मैक्सिकन इमिग्रेंट्स, और वैसे भी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को वो टाइट करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक जिसे आप समझ हैं ना वाइट सुप्रीमेसिस्ट और इनवर्ड लुकिंग अमेरिका को बनाना चाह रहे हैं। वो समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनलिस्ट हो गया अमेरिका और इसके प्रॉब्लम्स ही इसी वजह से हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो कोरिया के साथ भी बना के रखना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। चाइना के साथ भी कारोबार करना चाहते हैं, रशिया के साथ वो लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहते, और वो समझते हैं कि नेटो को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और वो समझते हैं ये जो बाइडन की पॉलिसी है, यूरोप की जो पॉलिसी है, जिसके साथ वो यूक्रेन को नेटो में इंक्लूड करके रशिया के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर अपनी पहुंचना चाहते हैं, और वो समझते हैं कि रशिया इज़ जस्टिफाइड कि वो ये ना करे। इसके अलावा भी वो ये समझते हैं कि पैलेस्टाइन के लिए जो सपोर्ट दुनिया में अब उभर रही है, वो समझते हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इजराइल, इसको भी तब्दील करने की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑन द होल इंटरनेशनली डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ होंगी वो बेनिफिशियल होंगी, मगर डोमेस्टिकली वो राइट विंग पॉलिसीज़ होंगी, वो एंटी फ्रीडम, एंटी इंडिविजुअलिज्म, एंटी लिबरलिज्म और आइसोलेशनिस्ट, एंटी इमिग्रेशन, तो इस किस्म की उनकी पॉलिसीज़ होंगी। अब आइए आप पाकिस्तान की तरफ आपने देखा कि जब वो पावर में थे तो उन्होंने बड़े सख्त बयान दिए थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। एक बयान ये भी था कि पाकिस्तान ने 20 साल हमें अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, वो बनाया है और अब हम वो नहीं बनना चाहेंगे, और ये 20 अरब डॉलर हमसे ले गए और हमसे गेम्स खेलते रहे, डबल क्रॉसिंग करते रहे। तो उनका मौका बड़ा क्लियर है पाकिस्तान के बारे में। मगर अब क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है उन्हें, और वो समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी मुदाखलत अमेरिका की अब नहीं होनी चाहिए,
तो मेरा ख्याल है कि उनकी दिलचस्पी पाकिस्तान में बड़ी कम से कम रहेगी, अब मिनिमल रहेगी। उस वक्त तो फिर थोड़ी सी इंटरेस्ट था, बिकॉज अभी विड्रॉल होनी थी और सब कुछ हो रहा था, मगर अब वो फारग हो चुके हैं अफगानिस्तान से, और ये बेसेस और इस किस्म की चीज़ वो इसको ज़्यादा इनक्रेज नहीं करेंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो इंटरेस्ट रखेंगे इन टर्म्स ऑफ कि यहाँ कोई ऐसी टेररिज्म ना उभरे जिसका इम्पैक्ट जाके पाकिस्तान पे पड़े, मगर इससे ज़्यादा वो ज़्यादा पाकिस्तान में दिलचस्पी नहीं शो करेंगे। यानी माजी में जो कहा जाता था कि पाकिस्तान में हुकूमतों की तब्दीली किरदार रहता, तो वो इसलिए था कि अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी, और सेठी साहब कह रहे हैं कि अब ऐसी कोई ज़रूरत। सवाल का जो रुख है या इशारा था वो ये था कि क्या वो इमरान खान की इमदाद करेंगे, क्योंकि वो बड़ी दोस्ती थी, लगता है ऐसे था कि बड़ी दोस्ती है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब वापस आए थे डोनाल्ड ट्रंप को मिल के, तो एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ एक दफ़ा फिर। तो मगर ज़ाहिर है वो वर्ल्ड कप तो क्या जीता है, जीत के आए थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, दोस्ती शोस्ती कोई नहीं होती, ये इंटरेस्ट की बात होती है। और मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक रूटीन किस्म के बयानबाजी करेंगे, मगर क्या वो आगे बढ़ के और इमरान खान की को मदद करेंगे, आई डोंट थिंक सो। चले, ये जवाब भी मिल गया, और यही शायद जानना चाह रहे थे हमारे व्यूअर। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अब आपकी एक और एक्सपर्टीज़ के हवाले से सवाल आया है, ये क्रिकेट से मुतालिक है। आई होप नकवी साहब के बारे में नहीं, हम आपको कोई जो सवाल नहीं लेना नकवी साहब के बारे में या पीसीबी के बारे में। आई नो आप हर बार यही इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन जाहिर है हमें भी तो छेड़खानी करनी है, कोई खबर निकलवानी है। क्या सवाल? चले वो अदील साहब क्या पूछना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है उन्हीं की जुबानी शामिल करते हैं। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल खेलें। आप पीसीबी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किन इकदाम करने का मशवरा देंगे कि ये मुमकिन हो सके? देखिए, आईपीएल, इंडियन क्रिकेट बोर्ड और आईपीएल दोनों अलग हैसियत है, मगर ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है। मगर जैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड का फ़ैसला आया कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ही भेजेंगे। बाय द वे इसका ताल्लुक़ आगे चैम्पियंस ट्रॉफी के साथ भी है, वो भी किसी वक्त डिस्कस कर सकते हैं क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे, और आखिरी वक्त पे क्या करेंगे या नहीं करेंगे। अभी तो यहाँ तैयारियाँ हो रही हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी में इंडिया अपनी टीम को यहाँ भेजेगा, बट वील सी, मच विल डिपेंड ऑन नरेंद्र मोदी कि वो ग्रीन लाइट देते हैं या नहीं देते। मगर आईपीएल की बात यह है कि ये इसके ऊपर काफ़ी अरसे से बहस चल रही है। मैंने भी, जब मैं चेयरमैन था, तो मैंने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ और आईपीएल के जो बड़े लोग हैं उनसे बात की थी कि भाई क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त देते कि वो आईपीएल में खेलें। अच्छा, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ था। वो कहते हैं हम अपने प्लेयर्स, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, उनको हम इजाज़त नहीं देते कि वो किसी और लीग में खेलें। अब कोई इंडियन प्लेयर किसी और बड़ी लीग नहीं खेलता जो कि कॉन्ट्रैक्टेड इंडियन प्लेयर्स हैं। रिटायर्ड प्लेयर्स तो खेल लेते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यूएई में इस वक्त एमिरेट्स की एक लीग हो रही थी, और वो उसी वक्त होती है जब पीएसएल हो रहा होता है, वो भी T20 लीग है। वो सारी की सारी लीग की जो टीम्स हैं, एक के अलावा सब इंडियन आईपीएल ओनर्स के पास हैं या इंडियन बिजनेसमैन के पास हैं। वो भी अपनी टीम के लिए भी इंडियन प्लेयर्स नहीं ला सकते क्योंकि वो अलाउड नहीं है। इंडिया अपने प्लेयर्स को बाहर नहीं खेलने देता, और जब बाहर उनकी आईपीएल हो रही होती है कि दुनिया के सब प्लेयर्स जो हैं, टॉप प्लेयर्स, वो सबसे पहले उनके लिए अहमियत यही होती है कि हम आईपीएल में खेलें। एक रीज़न, आईपीएल हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा, एंड सो ऑन। और तो इंडिया का ये एक पॉलिसी है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को किसी और के लिए किसी और को देना नहीं है, ताकि उनकी लीग ना बढ़े। एक ही ये सबसे इम्पोर्टेंट लीग रहे। और पाकिस्तान के तो वो जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमने नहीं बुलाना, पाकिस्तान की लीग को सपोर्ट नहीं करना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जब आईपीएल हो रही होती है तो आईसीसी जो है सारे बायलैटरल सीरीज़ जो है वो कैंसिल कर देते हैं। जो बायलैटरल मैचेस होते हैं ना इंडिया के किसी और के साथ, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, या इंग्लैंड पाकिस्तान, वो सब कैंसिल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो सारे के सारे टॉप प्लेयर्स जो है वो आईपीएल जाएंगे, और उस वक्त और कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी। इतनी बड़ी सपोर्ट है आईपीएल को फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और अब आगे जाके मैं आपको बता दूं कि नवंबर में एक नया प्रेसिडेंट या चेयरमैन बनेगा आईसीसी का, और चांसेस यही हैं कि जय शाह साहब
जो बीसीसीआई के इस वक्त हेड हैं वो ही जाके आईसीसी के बीच बनेंगे। ये पहली, अगर ऐसे हुआ तो ये पहली दफ़ा नहीं होगा। इससे पहले श्रीनिवासन साहब थे, वो बीसीसीआई के भी हेड थे और वो आईसीसी के भी चेयरमैन बने। अब फिर मेरा ख्याल है ऐसे ही होने जाएगा, क्योंकि इंडिया जो है इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आईसीसी, और आईसीसी आप समझें इंडिया ही चलाता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडिया चलाता है, आईपीएल भी इंडिया चलाता है। और तो ये इस किस्म के मसाइल हैं। जब तक नरेंद्र मोदी इस बात पे रजामंद नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले, उस वक्त तक आईपीएल भी शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त नहीं देगा। बिल्कुल ठीक, समझ गए आपके असल मसला है कहाँ। अब साहिबुल इस्लाम साहब चित्राल से सेठी साहब से क्या जानना चाहते हैं? सेठी साहब से मेरा सवाल ये है कि पहले ज़माने में जब वो शो करते थे तो उसके पास एक रेड कलर का मफलर होता था, आजकल वो नहीं पहन रहा है, इसकी वजह क्या है? पहले ज़माने में सेठी साहब, पहले ज़माने में अच्छा, पहले ज़माने में मैं लाल मफलर पहनता था, अब क्यों नहीं पहनता हूँ? ओहो, ये तो बड़ी, जिसे कहते हैं ना, क्लोज टू द होम ये सवाल है। अच्छा देखिए, अब आप 2 मिनट हैं तो मैं थोड़ी सी कहानी खींचूं। देखिए, ये लाल मफलर का जो मेरे साथ ताल्लुक़ है, ये 1960 की दिहाई का इसका ताल्लुक़ है, इसके साथ ताल्लुक़ है। हम यूनिवर्सिटी में थे यूके में, और उस वक़्त 65 और 66, 67, 68, 69 एक वियतनाम में वॉर चल रही थी, जिसके ख़िलाफ़ स्टूडेंट कम्युनिटी दिन ब दिन बढ़ रही थी और डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे। और मुझे याद है उस वक्त लिंडन बेंस जॉनसन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, जो कि बने थे आफ्टर जॉन एफ कैनेडी वाज असैसिनेटेड। ये वाइस प्रेसिडेंट थे, ये बने, इन्होंने वियतनाम के अंदर वॉर को एक्सटेंड किया। और स्टूडेंट कम्युनिटी और लिबरल कम्युनिटी जो थी वो दे वर ऑल अगेंस्ट दिस वॉर। तो हमें याद है हम बड़ी डेमोन्स्ट्रेशंस में हिस्सा लेते थे, लंदन में भी, कैम्ब्रिज में भी। और उस वक़्त ये ज़्यादातर ये जो डेमोन्स्ट्रेशंस थी अगेंस्ट लिंडन बेंस जॉनसन एंड द अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन द वियतनाम वॉर, हम कहते थे हे एलबीजे, हाउ मेनी किड्स डिड यू किल टुडे, हे एलबीजे, फिर हो ची मिन, हो ची मिन। तो वो अब आपको पता है, ये जो लेफ्टिस्ट रेजीम्स थी या जो कम्युनिस्ट रेजीम्स थी, जिसके ख़िलाफ़ ये जंग छिड़ी हुई थी, अमेरिका ने छिड़ी हुई थी। चाइना का भी है रेड, रशिया का भी रेड था, वियतनाम का भी झंडे के अंदर रेड है। तो ये रेड कलर कम्स फ्रॉम द कम्युनिस्ट रेजीम्स। अच्छा, ये तो शुरू से ऐसे ही है, मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टूडेंट्स ने ये रेड कलर उस वक़्त, जिसमें खादम भी शामिल था, क्योंकि उस वक़्त जो जंग छिड़ी हुई थी वॉज अगेंस्ट, इट वॉज एन इम्पीरियलिस्ट वॉर अगेंस्ट वियतनाम। और उसमें अमेरिका लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी और किल कर रहा था, और बॉम्बिंग हो रही थी B-52s की। तो उस वक़्त जब ये डेमोन्स्ट्रेशंस होते थे तो बहुत से लोगों ने रेड फ्लैग्स पकड़े होते थे, या रेड स्कार्फ्स पहने हुए होते थे, या लाल टोपियाँ पहनी हुई होती थी एज अ मेजर ऑफ सॉलिडारिटी। तो ये रेड स्कार्फ के बैकग्राउंड वो है। मैंने तो कैम्ब्रिज में फिर थ्रू आउट माई 4-5 ईयर्स देयर मैं तो रेड स्कार्फ ही पहनता रहा। कोई दाढ़ी वाड़ी भी रखी हुई थी थोड़ी सी। अच्छा, हाँ, उस ज़माने की तस्वीर है कोई? वो पता नहीं, वो छुपा के रखी है। तो अब मैंने देखा, जहाँ जब मैं आया तो शुरू में मैंने भी रेड स्कार्फ यहाँ भी पहनना शुरू कर दिया। एम ही जैसे कहते हैं ड्रामा, कि चलो थोड़ा सा निशानदेही हो जाए, हाँ, कि कुछ याद रहेगा पुराने ज़माने जब हम भी एहतजाज करते थे, सड़कों पे निकलते थे। अब तो हिम्मत नहीं है, तो उस वक़्त थी। तो फिर मैंने देखा एक दिन कि वो इमरान खान साहब ने रेड स्कार्फ पहना हुआ है। तो मैंने कहा अरे ये क्या हुआ? तो फिर मैंने सोचा कि खान साहब को भी ये शायद इसी किस्म की सोच होगी कि वो भी अब अपने आप को एक रेबल सोच रहे हैं और रिवोल्ट करना चाह रहे हैं। तो जाहिर है वो इनकलाब का रंग जो है वो लाल ही था ना, तो खान साहब ने भी फिर इनकलाबी बन चुके थे वो। फिर जब और मैंने कहा यार ये मेरा एक स्कार्फ था, अब खान साहब ने भी पहनना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने सोचा यार इसको मैं रखूं या ना रखूं। अच्छा। अभी मैं सोच ही रहा था तो एक दिन मैंने देखा कि शेख रशीद साहब, हाँ, उन्होंने भी लाल स्कार्फ लेना शुरू कर दिया। हाँ। मैंने कहा हुण बहुत हो गया, हुण मैं ला देना, हुण शेख साहब अगर लाल स्कार्फ पहन गए तो मैं ते इस खाते दस्तबरदार होता हूँ। तो वो फिर मैंने लाल स्कार्फ आपने संभाल के रखा है? संभाल के रखा हुआ है, और जिस दिन शेख साहब उतारेंगे तो मैं वापस बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया, और इसका जवाब उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मज़ीद जाना चाहें तो इस नंबर पर भेजिए जो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।